Hi guys, how are you? It's been a very long time and I am really sorry. मैं बीच में मेरा एक वीडियो स्किप हो गया. I couldn't complete it. I wasn't well. I wasn't keeping well. बीच में सबको पता है इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी एंड बुरी हालत है यार, लिटरली बुरी हालत है. और सच बताऊँ, समथिंग आई मस्ट कन्फेस टू ऑल ऑफ़ यू. सो होता ये है कि जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जब मैं बैठता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, उस टाइम पे आई स्वेयर फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ होती है एंड यू गोट टू बी केयरफुल ऑफ ऑल द एम्बिएंट नॉइज़. देखा ही है वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था, एक मक्खी, एक बंदा कितना काम करे, एक मक्खी भी मार रहा है, कोई बेल भी बजा रहा है, पीछे से खटपट की आवाज़ भी आ रही है. सो येस, दोज थिंग्स हैपन एंड इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है. तो जितनी देर वीडियो रिकॉर्ड होती है आपकी, मैं जितनी देर रिकॉर्डिंग करता हूँ उसमें करेक्शंस कुछ मेरे को करनी होती है. आई स्वेयर आई हैव टू सिट इन दी हीट एंड स्वेट इट आउट. सो येस, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन विच वी हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर यू. और बस बीच में यही हुआ था कि जून में जितनी गर्मी पड़ गई थी कि सही में मैं बीमार ही हो गया और बिल्कुल बीच में आई डेंट हैव द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू बी एबल टू रिकॉर्ड दैट वीडियो. पर प्लीज़ घबराओ मत, आई विल फुलफिल फॉर द लॉस. और जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें मैंने उस टाइम के भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको कवर किया है. सो आई हैव नॉट स्किप्ड एनी थिंग, आई हैव नॉट लेफ्ट आउट एनी थिंग. तो येस, आई एम सॉरी फॉर द लैप्स एट माई एंड, बट आई वुडंट let you guys suffer because of me, because of my things at my end. राइट, चलो. सो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं. तो पहला टॉपिक मैंने पिक किया फ्रॉम समथिंग दैट ऑल ऑफ अस रियली लाइक, ऑल ऑफ अस लाइक एज इंडियंस. मैं अपना फ़ोन म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो ये टेंटे टेंटे बजता ही जाएगा. जस्ट क्विक सेकेंड. Yes, done. Cool. So, the first topic is something all of us really like as Indians, and that is about cricket, the sport of cricket. हम सब enjoy करते हैं और हम सब काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे about the World Test Championship finals. पहली बारी वर्ल्ड में हो रहा था, 2 साल लंबा टूर्नामेंट था ये, जिसमें टीम्स एक दूसरे से खेलती जा रही थी. रैंकिंग टैली पे एवेंचुअली इंडिया रीच द टॉप. लॉर्ड्स में फाइनल होना था, फिर कोविड के कारण वो शिफ्ट हो गया साउथहैम्पटन में. फाइनल्स हुए, उसकी डेट चेंज हुई, आगे पीछे हो रही थी कि डेट शिफ्टिंग ऑफ वेन्यू. फाइनली होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा बिकॉज ऑफ द मैसिव कोविड पैंडमिक इन लंडन. एंड एवेंचुअली इट डिड हैपन एट साउथहैम्पटन. प्रॉपर हुआ. रेन इफेक्टेड मैच था काफ़ी ज़्यादा, कि उसमें ये लग रहा था कि अब मैच ड्रॉ हो जाएगा, होगा ही कुछ नहीं. एक रिज़र्व डे था, मैच रिज़र्व डे में गया और न्यूजीलैंड जीत गई. सो येस, नॉट सच अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया, बट लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट यार, 2 टीम खेलेंगी तो एक ही जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, टेस्ट मैच था, ड्रॉ होने के भी चांसेस रहते हैं, बट लेट्स नॉट गेट डिजेक्टेड अबाउट इट. राइट, 2 टीम्स प्ले, वन विल विन, वन विल नॉट विन, बट लेट रियली बी वेरी हैप्पी दैट इंडिया इज़ द finalist, or India was the finalist for the first ever World Test Championship final tournament in the world. So that's a great achievement for Team India. हम सब जानते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही सॉलिड है. So yes, it's just that one-off loss which happened, but no big deal. And eventually, important for us to know is the current affairs in this from this topic is that New Zealand is the winner for the first World Test Championship tournament, and it was played in Southampton, and it was the first one ever in to have been played in history. Cool. चलिए अगले आर्टिकल पे चलता हूँ, सही में बहुत गर्मी हो रही है यार. Cool. The next article. The next one is another good thing that has happened for India, and this one actually came with a little bit of political fighting and all that stuff, and diplomacy coming into play. कोविशील्ड वैक्सीन हम सबको लग रही है, कोवैक्सीन को पहले से ही अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट कराना कि कोवैक्सीन इज़ अ लेजिट एंटी कोविड वैक्सीन, एंड लेट पीपल, इंडियंस ट्रैवल जिन्होंने कोवैक्सीन लगा रखी है. इन द मीन टाइम, कोविशील्ड विच इज़ ओरिजिनली अ ब्रिटिश प्रोडक्ट
यूके इन्वेंशन जिसको कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में एडमिनिस्टर किया गया। कोविशील्ड बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को इंडिया में कोविशील्ड लगी। उसको यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि नहीं, हम इंडियंस को ट्रैवल नहीं करने देंगे, हम मानते ही नहीं है कि एक प्रॉपर वैक्सीन है। अगर आपको यूरोप में ट्रैवल करना है तो आप कोई यूरोपियन वैक्सीन लगाओ, जैसे फाइज़र लगाओ या मॉडर्ना की वैक्सीन लगाओ या जैनसन लगाओ। उसके बाद आदर पूनावाला सेड कि लेट मी टेक इट अप एट अ डिप्लोमेटिक लेवल, ये क्या मजाक हो रहा है यार। सो ही सेड दिस, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। तुम हिंदुस्तानियों को नहीं घुसने दोगे अपने देश में, तुम इसे वैक्सीन नहीं मानते, तुम बोलोगे क्वारंटीन, तो सीधी सी बात है तुम्हारे सिटीजन फॉर योर कंट्रीज़ व्हेन दे ट्रैवल टू इंडिया, उनकी मैंडेटरी क्वारंटीन 14 दिन की कोई उपाय नहीं है। हम भी नहीं मानते, तुम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, बाढ़ में जाओ। And the attitude paid off. This attitude really paid off. Eventually, 9 European countries have agreed to calling Covishield as a legitimate vaccine, और उन्होंने उसको green pass दे दिया है. What is the green pass mechanism? So green pass is it gets connected to your travel documents, and if you are fully vaccinated with both the doses or 3 doses varying from vaccine to vaccine, so you are allowed to travel freely in that country, in the country you're traveling to, and there are no travel restrictions that you have to undergo the mandatory COVID test or you would have to undergo mandatory quarantine. वो सब exempt हो जाता है. Cool. So good news for India. And the thing is, this thing is called the Green Pass, right? Next one, another good thing that has happened in the last 2 weeks or the last fortnight of June is 2DG, जो एक ड्रग के बारे में हमने एक पुराने वीडियो में बात की थी न्यूज़ में। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन आप लोगों ने देखा था, DRDO की इन्वेंशन थी 2DG, जो कि डॉक्टर रेड्डीज़ लैब मैन्युफैक्चर कर रही है। इसको देने से, दिस इज़ एन ओरली एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन, और इसका बेनिफिट ये था कि जिन जिन पेशेंट्स को दिया गया उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी बिकॉज ऑफ कोविड वो कम हो गई। सो दे रिकवर्ड क्विकली, उन्हें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी उतनी नहीं हुई। सो फाइनली द गुड थिंग दैट हैपेंड इज दैट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इज नाउ गोइंग टू is doing commercial launch of this product 2DG. 2DG का जो केमिकल फार्मूला है that is 2-deoxy D-glucose that I have put in bold for you in the video. So please do look at that bold section, and I have even put in bold the full form of DRDO, Defense Research and Development Organization. ये सारे questions होते हैं जो एंट्रेंस में आ जाते हैं निकल के कि 2DG की क्या फुल फॉर्म है। 4 ऑप्शन होंगे, अब उसमें से चूज़ करो, या DRDO की क्या फुल फॉर्म है, राइट? सो I always make it a point that I highlight those important things to you which are hidden in a current affairs topic, important things around GK, around business awareness. Cool. तो अब 2DG लॉन्च हो रहा है और ये डॉक्टर रेड्डीज़ लैब सीधा हॉस्पिटल्स को बेचेगी, बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल लोगों को इसकी कोई ऐसे आवश्यकता नहीं है कि मार्केट में दौड़ के जाओ और 2DG खरीद लो, मेरी सांस फूल रही है मैं 2DG ले लेता हूँ। यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स, राइट? दे मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड अंडर प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस. सो हेंस it is coming in the market, and that's amazing news for anybody who is suffering from COVID or COVID related ailments. ऑल राइटी, वन नेशन वन राशन कार्ड लेके बहुत बवाल कटा, बहुत बहस हुआ। दिल्ली ने नहीं लॉन्च किया, वेस्ट बंगाल ने नहीं लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, आगे पीछे करते रहो। एवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला बस बहुत हुआ, 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, ऑल स्टेट्स हैव टू मैंडेटरली इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड, नो डिले एक्सेप्टेड, सिंपल। एंड विद दिस वन नेशन वन राशन कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन से जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम है, द PDS सिस्टम, दैट इज़ अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विल बी यूनिफाइड एज अ कॉमन मैकेनिज्म फॉर इंडिया। फिर ये खत्म हो जाएगा कि ये स्टेट का राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सेंटर का सिस्टम है, इसकी स्कीम अलग है, उसकी स्कीम अलग है, प्राइसेस यूनिफॉर्म हो जाएंगे, सिस्टम यूनिफॉर्म हो जाएगा, पूरा टेक्नोलॉजी से लिंक हो जाएगा। और ये जिस भी स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है वो DBTS से लिंक हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। तो उसमें इट इज़ आधार लिंक्ड। तो अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कह रही है कि हम राशन नहीं दे सकते इस टाइम पे या इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर लोगों को हम पैसे दे सकते हैं, सो दैट हैपन्स, आपके आधार लिंक्ड अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इफ़ यू आर अ बेनिफिशियरी फॉर राशन नॉट फॉर मनी, सो द सिस्टम विल बी एबल टू टेल कि आपको राशन मिलना चाहिए, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। सो सिस्टम बिकम्स इंटेलिजेंट, एंड
with this, Supreme Court has said this is time, enough is enough. अब ये होके रहेगा कंट्री में, आप बस तैयारी कर लो जो भी स्टेट नहीं कर रहे. सो भागा दौड़ी में सारे स्टेट करेंगे जिन्होंने नहीं किया. So, and most states in India are already live, by the way, on this, except for a handful of states which are still not live on One Nation, One Ration card. Delhi Police got its new commissioner, Balaji Srivastav. He has become the 23rd commissioner of Delhi Police. And prior to this, he led a lot of important positions, like he was associated with the special cell, with the intelligence offense wing, with the raw research and analysis wing. And he has replaced S.N. Srivastava, who was the commissioner of Delhi Police before Balaji Srivastav. So, थोड़ा सा आसान है, श्रीवास्तव रिप्लेस श्रीवास्तव, ऐसे याद कर लो. एंड बालाजी श्रीवास्तव रिप्लेस्ड S.N. श्रीवास्तव. सो अगर कभी भी नाम क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, तो जस्ट रिमेंबर द वर्ड श्रीवास्तव. एंड one who moved out earlier commissioner, he had initials SN. New one, the new police commissioner of Delhi Police, his name is Balaji Srivastav. Cool. Chalo. And this one is a little scary news, and ऐसी न्यूज़ है कि जिसको देख के हमें कुछ सोचना चाहिए एज इंडियंस कि क्यों ऐसा क्यों होता है. What China has done, they have constructed bullet train till the border of Arunachal Pradesh. So they already had a train going up to Lhasa in Tibet, and taking the train to Lhasa was a feat in itself. अपने आप में एक वो बहुत बड़ी achievement थी. Lhasa has traveling to Lhasa, you suffer from oxygen deficiency. China was able to put a train on that track with oxygen concentrators, with oxygen supply, specially induced oxygen in the train cabins, pressurized train coaches, and with this people could already travel to the city of Lhasa in Tibet. China just bettered itself again, and then they constructed a train to a location called Ningchi, which is at the Arunachal Pradesh border. 435 kilometer long track from Lhasa to Ningchi, and China has put it in place, and trains will run at a speed of 160 km per hour. और इसको देख के मैं बस सोचता हूँ यार कि अभी भी हमारी जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स दैट typically run are like 90 kilometers per hour. Fast trains are good. Fast trains typically run at 90 kilometers per hour on an average, and the other trains, they run at 60, 70, and we are still arguing कि अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए. आर्य कॉलोनी में पेड़ काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए रेलवे मेट्रो शेड बनाने के लिए. व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, तब भी वहाँ पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही थी. लास्ट टाइम जब मैं मुंबई गया था बिफोर कोविड, तो भी वहाँ पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही थी. एंड आई वॉज लेफ्ट टू वंडर कि कब ख़त्म होगा, कब बन के कब तैयार होगी, दैट वी कैन एक्चुअली यूज़ इट. आई एम रियली प्राउड ऑफ सीइंग दिल्ली मेट्रो की कम से कम वो बन के ख़त्म तो हो जाती है. हम यूज़ तो कर रहे हैं उसको पिछले 10-15 सालों से. एंड मुंबई, आई वॉज वंडरिंग कि बुलेट ट्रेन, उसी पे आर्ग्यूमेंट चलती रहती है कि इंडिया को बुलेट ट्रेन चाहिए नहीं चाहिए, गरीबों का पैसा, गरीबों पे पैसा खर्च करो, तुम ट्रेन में फालतू पैसा खर्च करो. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इन दिस बिग कंट्री वी नीड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू मूव फास्ट, टू मूव फ्रॉम travel from one place to another. It is critical. How can we even get into the argument that the country needs it or it doesn't? It is linked to the development of the country. As much as people can move from one place to another freely, fast, frequently, they would be able to travel, people would be able to travel from one place to another for their work. काम ख़त्म करके आप जल्दी से वापस आ सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि मेरे को हर बारी मुंबई ट्रैवल करने के लिए 5 घंटे लगाने पड़े कि मैं निकलूँगा घर से, पहले तो 1 घंटा पहले चेक इन, 1 घंटा एयरपोर्ट ट्रैवल करने में लगाऊँ, फिर 1 घंटा चेक इन में वेट करूँ, फिर 1.5 घंटे की फ़्लाइट हो, फिर वहाँ से निकल के ट्रैफिक जैम में खड़ा रहूँ, फिर फाइनली मुंबई में मेरे को जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचूँ. आई डोंट हैव टू वेस्ट 5 hours ऑफ माई लाइफ एवरी टाइम आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू मुंबई, राइट? I could have very easily just travel to the station, book a ticket, and just sit in the train. 4 घंटे में मुंबई, and far more relaxing journey as compared to taking a flight and security check, this, that.
right? So it's 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 imperative that India gets better modes of transport. जैसे हाईवेज अब हमारे कंस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, हाईवे के बाद हाईवे के बाद हाईवे, एंड गुड हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. सेम हैज़ टू हैपन विद द रेल नेटवर्क. We cannot be sluggish with this anymore, and hence I just thought, I mean, this is such an article that, one, it is a security scare also, that our neighbors and neighbors with whom we don't have such good relationship are almost at our border and have full connectivity to our borders, to the Indian borders. But India as a country, we sometimes so feel so lacking those connections कि हम ही अपने border तक इतनी freely नहीं travel कर पाते. So things need to improve to some extent, right? बन रही है, बट और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा जल्दी बननी चाहिए, और फालतू के आर्ग्यूमेंट पे तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए हम लोगों को. ओके, एंड आई एम श्योर टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन एंड द न्यू अल्ट्रॉज, वो सब हम सब ने गाड़ियाँ देखी हैं, एंड दे आर कॉल्ड, दैट डिज़ाइन इज़ कॉल्ड, सॉरी, इम्पैक्ट 2.0, राइट? सो that particular designer, the designer who gave Tata Impact 2.0 design theme, Pratap Bose, has quit Tata and he has joined Mahindra as their chief design officer. तो कोई बड़ी बात नहीं कि वेरी सून वी स्टार्ट सीइंग महिंद्रा व्हीकल्स जिसके हेडलाइट ऊपर से उतर के नीचे बम्पर में फिट हो जाए, लाइक ऑल द टाटा व्हीकल्स ऑफ न्यूअर टाइम्स. बट yes, Pratap Bose has moved from Tata to Mahindra as Chief Design Officer. He is his designation would be Executive Vice President, and he would also head the entire design team at Mahindra, which would comprise of the Mahindra Design Center in Europe, which is called MADE, Mahindra Advanced Design Europe, and MIDS, which is I have put it in the video, which is Mahindra India Design Studio. So these two places, MADE and MIDS, जो कि दोनों महिंद्रा के डिज़ाइन सेंटर है इन चेन्नई, इंडिया, एंड इन यूरोप. ही वुड बी हेडिंग बोथ. ही वुड बी हेडिंग देयर इलेक्ट्रिक कार डिज़ाइन डिविजन. ही वुड बी हेडिंग डिज़ाइन फॉर महिंद्रा पजो टू व्हीलर्स ऑल्सो. So the entire Mahindra design portfolio now, Mahindra vehicle design portfolio, would be headed by Pratap Bose. Okay. I know I am going a little fast, but हाँ, थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स हैं कवर करने को, एंड आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो टू एलाबोरेट एंड टू एलोंगिश. तो जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में यू वांट टू फोकस अ लिटिल मोर ऑन द टॉपिक, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना उस क्लिप को. यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट? One more, China. And this China is scary China. China is constructing 100 nuclear missile silos. It has been observed through satellite images that China is constructing 100 missile silos, same sort of construction, same design, and it was inferred by the researchers that China must be constructing missile silos, and they by satellite images they look to be intercontinental ballistic missile ready, and if ICBMs are stored at these silos, then they can absolutely be nuclear tipped ICBMs as well. So इसके साथ एक नया स्केयर खड़ा हो रहा है कि would China increase its stockpile of nuclear weapons, because it is already getting a lot of pushback. China is already facing a lot of competition from Quad, which comprises of India, Japan, Australia, and US, the four countries, member countries of Quad, which are anti-China. Britain, Australia, US have increased their activity in South China Sea to deter China. Britain already बोल चुका है कि Hong Kong, if anybody from Hong Kong wants to leave Hong Kong and seek move to Britain, Britain will consider them people from Hong Kong as British overseas residents. So yes, there is a lot of tussle happening between China and the rest of the world right now, and as a result of it, China is building these 100 missile silos, which is being seen as a real threat. And intercontinental ballistic missiles, long range missiles. So yes, the whole of India is right under its nose. So how would India counter this threat? मैं न्यूज़ में देख रहा था that Indian Army has moved 50,000 troops to the border because border tension चाइना के साथ कम ही नहीं हो रही किसी हाल में. एक तरफ पाकिस्तान के साथ border tensions थे ही which were perpetual, अब चाइना के साथ भी चालू हो गया है. And India by
uh, it's also equally surprising. India has the longest land border for any country in the world, right? Which just puts so much stress on our resources, so much stress on our military, so much stress on government funding towards defense. कि एक तो there are other situations and challenges within the country, but defense in itself is just uh, pulling us down, the defense budget, the defense expenditure, and the situation, right? कि कुछ आप नहीं चाहते, nobody wants war, but the current state of tension always needs you to be at such high levels of alertness कि the resources which could have been utilized somewhere else, they get wasted just to be prepared and in that state of alertness, just in case, just to avoid any untoward situation or instance. And अभी थोड़े दिन पहले तो हम न्यूज़ में देख ही रहे थे about that drone based attacks now which have started. So yeah, Indian border guards, Indian army is always under such high level of stress just to ensure our safety and security along the longest land border in the world. And this news, I find it a little weird and contradictory because जब ये न्यूज़ आई थी उस टाइम वो ड्रोन अटैक्स नहीं हुए थे कश्मीर में. सो NHAI said कि अब हर हाईवे प्रोजेक्ट का इंडिया में it is important, mandatory to do a monthly drone video of that project to have the real state, to have videographic evidence of the real state of development or progress of that highway and or that project, highway project. साथ में उस डेटा को हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड डेटा लेक. So the keyword over here is data lake that I have for you. And in data lake it will be a repository or a data bank जिसमें सारे historic videos record होते चले जाएंगे. तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तो गवर्नमेंट will have access to will be using latest technology to really create the evidence and stockpile of all the information. And when you have so much of data, you can utilize it for very good purposes in the longer run. Plus it will bring in transparency. तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने बैठ के बोल दिया हाँ जी यहाँ पे सड़क बन गई पर एक्चुअल में वहाँ पे कुछ भी नहीं बना, उसे अभी भी मिट्टी और रेती पड़ी हुई है. सो यू डोंट हैव टू जस्ट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली और ट्रस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लाइंडली. Government would really be able to monitor even without being there on ground. जहाँ काम चल रहा है चलने दो, because the footage is being uploaded. So from a distance, government inspectors would be able to monitor the progress. Ministry would be able to monitor the progress. That is amazing improvement. Will reduce corruption also for sure. एंड जहाँ पे भी फिज़िकली ऑन ग्राउंड जाके हर चीज़ फिज़िकली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती. हाईवे अलाइनमेंट्स कैन बी चेक्ड, adherence to the specifications can be checked from these videographic evidences. Then also there is so much of overlaying technology on top of it that you can build in a lot of artificial intelligence to check things on ground at that very point in time without really physically having to be there. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस इशू करती है या एडवाइस करती है ऑन दैट प्रोजेक्ट, वेदर दे हैव बीन डन और नो, वो भी मॉनिटर किया जा सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन. एंड अगर कोई इफ़ somebody puts a lawsuit against the government or questions the project or anything, so government will always have evidence of the work done and what corrective actions were taken against any complaints or changes or deviations, right? So hence this is government's directive on national highways to take videos and upload the data in data lake. Okay, now more good news that has happened, perpetrated in or for India in the last 2 weeks of June. So India is going to invest in ADNOC. What is ADNOC? ADNOC is Abu Dhabi's national oil company, Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. So India is going to invest money in a project which is located in Ruwais. Ruwais is a place in Abu Dhabi. वहाँ पे एक oil refinery है. तो Indian company Reliance would be investing in the Ruwais plant owned by ADNOC. And it will be a pretty big investment because of late अगर आप देखोगे तो India's Reliance's relationship with the Middle Eastern oil companies is just improving over and over again. Because अगली न्यूज़ जो आप देखोगे वो भी इसी से linked है about how Indian companies are
other oil companies are investing in India, and how Reliance is going out and investing in oil companies of other places. So this is one. Let me just see, that's the next one or one hence. Yes. So the other thing was, sometime back we did discuss it in our earlier videos also, that Aramco, which is the biggest oil company in the world, had invested in Reliance Industries. So Aramco, which is one of the biggest oil companies, the real definition of how big somebody is also linked to their exploration and refining capabilities. So at a given point in time, Aramco has grown on to be the biggest oil company in the world, right? But if somebody finds more oil fields and or creates another refinery or increases the output, then they become then who becomes the biggest oil manufacturer? The argument shifts, right? Or the name changes. But until now, Aramco has been holding that leading position. So Aramco, which is a Saudi Arabia based company, they had invested heavily and put in a lot of money in Reliance Industries. And Reliance ने काफ़ी स्टेक बेचे थे पिछले साल, and this year also of selling off some stake to Facebook, selling off stake to Aramco. A lot of stake sale had happened at Reliance, and Reliance raised a lot of money in the process. With this, at the Reliance annual general meeting, 44th AGM, the head of or chairman of Saudi Aramco, Yasser Al Rumayyan, he has been appointed as a director in the board of Reliance Industries, which simply means that Reliance values the relationship with Aramco. Aramco has invested a lot of money in Reliance, that they really deserve that position, and Reliance has real big intentions and aspirations in the oil industry. So the tie-up with Aramco, with the largest oil company in the world, is going to mean a lot to Reliance. And Reliance, Mukesh Ambani said that Aramco will bring in a lot of experience in the oil industry, plus the person who is joining the board, Reliance board, Yasser Al Rumayyan. He is also the governor of the Saudi Sovereign Wealth Fund, or PIF. That the name of the Saudi Sovereign Wealth Fund is PIF, Public Investment Fund. So he is also the governor of that. So he has very big, lot of experience, and Reliance is really keen to utilize his experience. So hence he's been taken on board, taken on to the Reliance board of directors. Cool. So these were two big news around Reliance, the oil industry, that how Saudi is investing in India, in Reliance. Reliance is investing in ADNOC. So good things have happened for India in the last fortnight. One more good thing that has happened, or this is how technology is solving for ground level problems linked to COVID. Mumbai, which even now is reporting very high number of COVID cases on a regular basis, for some reason that state has really been very badly affected. फिर भी मुंबई के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे life never stops in Mumbai, right? Life keeps going on and on and on. People are very resilient in Mumbai, इसलिए आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आता है, but the city never stops, and it's a real beautiful city. I really loved my stay in that city. Very beautiful. Evening you can go to the beach and do nothing, just stare at the sea. If you want to drive out of the city, 2 घंटे में you go to real beautiful places. If you are tired being in Mumbai, तो लंबी ड्राइव पे चले जाओ, पूरा नवी मुंबई थाने घूम के वापस आ जाओ. So, lot of good things to do over there. So how Mumbai is solving for the COVID problem? तो वहाँ पे ये हुआ कि मुंबई मेट्रो, मुंबई लोकल, sorry, they have a metro, but local is more prominent. So Mumbai local was stopped. People were stopped from boarding the Mumbai local. सिर्फ essential services के लिए जिनको जाना है उनके लिए open है मुंबई local. अभी थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा है, and phased manner they are letting people use the local train. Now the question is कि कौन यूज़ करे और कौन यूज़ ना करे. अगर किसी लोकेशन में कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, रेड जोन है, so should people from that location be allowed to board Mumbai local? So what the railways and Mumbai municipality, they have together created something called the Universal Travel Pass. So it is a QR enabled travel
process जिसमें you will get your QR codes and you scan the QR code and it will tell you are you allowed to travel or not travel, right? So you are only allowed to travel after you scan the QR code depending on the location where you have stayed or where you are coming from. So दूसरा इसमें क्या होगा कि इफ़ द QR कोड रीड्स दैट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल, फिर भी आप चले गए स्टेशन और आपने ट्रेन बोर्ड करने की कोशिश की, बाई यू ट्राई टू फूल द सिस्टम, सो इट विल आइडेंटिफाई दैट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल बट यू आर स्टिल एट द स्टेशन एंड यू आर अ कोविड रिस्क, तो तुरंत आपका 500 का फ़ाइन काट दिया जाएगा. एंड इफ़ you happen to still board the train, you know, आप निकल गए and you still happen to board the train, तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है. It's not that you will roam around freely, and things are pretty lot active in Mumbai as compared to many other cities in this country, and they are good at it. So yep, I do assume that काफ़ी लोगों का चालान कटेगा इसके बाद, बिकॉज सुनते तो हैं नहीं लोग, एंड वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद कोविड प्रोटोकॉल्स. बार बार बोला जा रहा है कि प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद रेस्ट्रिक्शंस, बट लोग सुन नहीं रहे. सो yep, this will be a good game changer using technology, and in such a populous country, innovative techniques are required, right? So yes, this is the solution, one of the solutions. And another thing that was supposed to happen on 7th of June was launching of the new income tax portal. होना था, एक हफ्ते के लिए पोर्टल डाउन था. इफ़ यू गाइज रिकॉल, न्यूज़ में भी था. जो people who are employed or your family members who file tax returns, they would know. You could ask them कि जो इनकम टैक्स का पोर्टल था वो 1st of June से 6th of June तक बंद रहना था, एंड 7th of June न्यू पोर्टल was supposed to go live. After a lot of wait, eager wait, the portal was announced live, और उसके बाद से वो कभी चला ही नहीं. I swear, जिनके लिए चला उनको दिक्कत आ गई, और बाकियों के लिए, for somebody like me, I also tried opening it and checking my tax records and all. मेरे लिए कभी वो पोर्टल खुला ही नहीं है, वो आज भी नहीं खुलता है. So the catch here was this portal was designed by Infosys, and I had covered this in my previous videos also. Nirmala Sitharaman, she was very upset with Infosys's delivery of the project, and she said it's not going to work out like this, you have to sort out things. तो Infosys ने in a series of meetings, Infosys said कि इस महीने के अंदर 5 चीज़ें ठीक कर देंगे. सो दे हैव पिक्ड ऑन 5 थिंग्स. बहुत सारे मत करो, 5 ही करो, बट करो प्लीज़ उनको ठीक. काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि 5 प्रॉब्लम्स को, 5 मेजर प्रॉब्लम्स को Infosys ठीक करेगा विद इन दिस मंथ. एंड ग्रेजुअली दिस पोर्टल हैज़ टू बी ब्रॉट आउट टू लाइफ. क्योंकि अगर ये लाइफ, इट डजंट कम टू लाइफ, देन हाउ डू पीपल लाइक आस सबमिट आर इनकम टैक्स प्रूफ्स, राइट? वी हैव टू डू आर टैक्स सबमिशंस फॉर द ईयर. इट हैज़ टू come to life, and this is the time, because while it also delays the income tax filing dates incessantly for the government, जब तक पोर्टल लाइव नहीं होता फाइल नहीं कर सकते. और काफ़ी सारे लोग in this COVID era, many people are stuck at places where you can't even access a CA to help you with that. So you are left to yourself at the mercy of technology, at the mercy of a platform. Though technology is not so bad, बट हाँ, उसे चलना चाहिए ना. चलेगा तो आप काम करोगे, और नहीं चलेगा तो फिर आप फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो गवर्नमेंट ये तो नहीं बोल सकते कि फ़ाइल करो कैसे भी करो, बिकॉज वही एक प्रोसेस है, फाइल करने का और कोई प्रोसेस नहीं है. इट हैज़ टू गो ऑनलाइन. ईदर यू डू इट वाया CA और यू डू इट योर सेल्फ. You both CA and yourself have to access the same portal, and that is where you file your income tax return or any other reply to notices, or check for any other details related to your taxation. So yes, our finance minister, Srimati Nirmala Sitharaman, she met the CEO of Infosys, Salil Parekh, and COO Praveen Rao, and she told them, fix karo, jaldi fix karo, and both of them have said ki 5 things will fix by the end of this month. Okay, now comes a sad news. McAfee antivirus software. I'm sure हम सब ने सुना होगा about McAfee antivirus software, what it is. A lot of people have it. You must be having it installed on your systems, your laptops, your PCs. My Samsung phone has inbuilt McAfee antivirus scan. Really good, really effective, and that's what
it is related to. So John McAfee, who is the inventor of this antivirus product, he was charged with tax fraud by US. For a long time, he lived in Benin, and then he moved, and he was traveling. He was caught by Spanish authorities and jailed in Spain. And just before he was about to be deported to US on charges of tax fraud, um, he committed suicide. He never wanted to get to be caught or to be deported to US. He was constantly saying that if I get deported to US, so it'll be a death sentence for me, and that is what really happened. So he did, he did accept that he did a few bad things in life, and with power comes, he said in a statement that with power, great powers, grave powers, you lose your sanity and you start doing wrong things. And he accepted that he did wrong things, but then he also said कि अगर मेरे को US भेजा तो it will be a death sentence for me, nothing else. So he never wanted to be extradited to US, and US won the case, and he was about to be sent to US by Spanish authorities. ऐसा कुछ होने से पहले he committed suicide at the age of 74 around, and yes, now his wife is saying this is not fair. He wasn't suicidal, still he committed suicide. It should be investigated. Sad news. He very gifted man, I must say, very intelligent. Otherwise, how could he create such a product? And intelligent also for the fact that prior to inventing the McAfee antivirus software, he used to work with. He had worked with NASA, with Xerox, with Lockheed Martin, some of the biggest companies in US. And then he invented McAfee, and he sold the product to Intel in 1987. 1987 the product was invented, and in 2011 it was sold to Intel, and I have put it in bold also in the article. So 2011 McAfee was sold to Intel. So since then it must be understood that now McAfee antivirus is a product which is owned by Intel. उसे Intel own करता है, वो John McAfee का कोई product नहीं है, although it still carried his name on the product. But yes, that is what he's been associated with all his life, about inventing one of the most successful antivirus softwares in the world, McAfee. And yes, a sad ending to the life of a gifted man. More good news for India and from the world of technology. Satya Nadella has been appointed as the chairman for Microsoft. हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ आर्टिकल्स फॉलो किए ही होंगे, मैंने भी अपने वीडियो में डाला था दैट बिल क्लिंटन फर्स्ट ही गॉट डाइवोर्स्ड फ्रॉम हिज वाइफ, ही फाइल्ड फॉर डाइवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ मेलिंडा गेट्स. Then he also had sexual harassment suits against him. Eventually Bill Gates said, I am quitting the Microsoft board and I'll focus on my philanthropic work. And उसके बाद obviously board needed a chairman, and voting happened, and Satya Nadella unanimously was appointed as the chairman of the Microsoft board. So now he is the chairman at Microsoft. 7 years at Microsoft, brought around great turnaround to the company, to Microsoft. Suddenly Microsoft एक boring drabby product हो गए थे series में Microsoft के. He literally changed it, and as a result, if you see, we have things like Windows 10, now Windows 11, so much in news. We have a lot of other applications, Office 365, so the entire Office suite जो कि हम पहले CD डाल के install करते थे is now available over the web. You can download, look at the Office enablement and integration on your cell phones. इतना आसान हो गया Office को cell phone पे use करना. So he's brought about a great amount of improvement in Microsoft products and services. And yes, rightly so and deservedly so. He deserved this position. And just within 7 years, he has reached to the top position at Microsoft. So congratulations to him, and a real proud moment for all of us Indians. मतलब मैं कैसे करूँ आज, तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे जो मैंने रिसर्च किया बैठ के, एंड आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी that one after the other, a lot of good things came out about India. And the next good thing that has come out about India is homegrown 5G phone.
a 5G phone that has been completely designed and developed in India. Yes, it was done in collaboration with Google. So Reliance Jio and Google collectively created or designed something called the JioPhone Next, and it was announced at the 44th AGM of Reliance. उसमें मुकेश अंबानी announced that JioPhone Next would be a low cost, definitely a low cost product, because it is targeted towards the masses. बट सोच के देखो यार, अगर 4,000 5,000 ठीक है, थोड़ा सा और महंगा कर दो, बट अब 5G फ़ोन एट दैट प्राइस पॉइंट एंड अवेलेबल विथ ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस, it is a breakthrough product. It would have probably the largest footprint for any device in the country, and at having such high speed internet capabilities. So a real breakthrough. And this product was declared together by Mukesh Ambani and Sundar Pichai from Google. And अब एक्सपेक्टेड है कि बाय सितंबर, अराउंड 10th of September, ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा. सो इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, एंड विल नो कि रियली क्या प्रोडक्ट है, एंड लॉक्ड फ़ोन होगा या अनलॉक फ़ोन होगा, ऑपरेटर लॉक्ड होगा कि नहीं. बट येप, at that price point and those volumes, I'm sure Reliance would be able to achieve that price point only if it gets those volumes, right? And Reliance is known for how strongly it is pushing for Jio as a product against Airtel in the market. So it's a wait and watch game. थोड़े दिनों में आ जाएगा, and then we'll know really क्या product launch हो रहा है. But it will be a simplified product for sure. बहुत complex कुछ नहीं होगा, but will have 5G capabilities. And one more good thing that happened was India has the longest high-speed automobile testing track in Asia now. Though it is the 5th largest in the world, दुनिया में 5th है, but एशिया में सबसे बड़ा है. So it is now bigger than what China has, what Japan has. And immediately with the opening of this track, which is called NATRAX, which is National Automotive Test Track, in Indore, a lot of companies have expressed their interest in using the facility. तो इसका मतलब ये हुआ कि now if Japan is developing a car but it doesn't have such facilities, and this is currently the most advanced facility in the world for that matter. So if Japan is developing a car but it doesn't have the facility within Japan, they will send that vehicle to India for testing before it can be homologated and sold in any other part of the world. So a lot of companies have really expressed their interest. Plus also India is known for its low cost solutions. तो आप एक व्हीकल को यूरोप में टेस्ट करोगे वर्सेस आप उसी व्हीकल को इंडिया में टेस्ट करोगे, ऑब्वियसली आपको कॉस्ट एडवांटेज इंडिया में मिलने वाली है. सो इंडिया हैज़ रियली revamped the entire automobile industry with this initiative, and lot of initiatives are being now being taken in the auto sector in India, which is manufacturing of e-vehicles. हम टेस्ला की इतनी बारी बात कर चुके हैं. हाईवे नेटवर्क इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है. ऑटोमेटिक टोलिंग सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट होने लग गया है. This NATRAX in itself is like a crazy innovation that has फाइनली बीन ब्रॉट इन द कंट्री. अभी तक तो गाड़ी इंडिया में बेचने से पहले उसकी स्पीड टेस्टिंग करने के लिए बाहर भेजना पड़ता था, फिर वो बाहर से सर्टिफाई होकर इंडिया में आती थी और फिर बिकता था. अननेसेसरी वेस्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिसोर्सेज. नाउ यू डू इट इन इंडिया एंड यू कैन डू इट एट सच ग्रेट स्केल, एंड एज अ रिजल्ट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर प्रोडक्ट्स ऑल्सो इन द कंट्री, बिकॉज वो इंडिया में दूसरी कंपनीज इंडिया में लाएंगी, टेस्ट करेंगी, एंड they would start finding a ready market also over here, because the testing would be absolutely conducive to the Indian environment. So yes, heavy industries, Ministry of Heavy Industries is making a lot of good progress in this sector, and the NATRAX track is 11.3 kilometers long, like I said, the largest in Asia, 5th largest in the world, and it has been built under a project called NATRIP, which is National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project. So NATRIP के अंडर जो ट्रैक बना है उसका नाम है NATRAX. Cool, but I'm really happy, really happy for all the articles that I collected, and I wanted to share with you. It just in a span of 2 weeks really shows so many good things about India and all that we have achieved. And as we talk about automobiles, so let's continue that discussion. So in Slovakia, a professor Stefan Klein, so he
tested his flying car prototype. So 40 hours of flying time this car has already registered. The concept of the car is it can drive on roads like a typical car. It has a BMW engine, so it doesn't really have an aeroplane engine or a plane engine of any sort. It is equipped with a BMW engine. The vehicle can run on roads and then can go up in air, and in fraction of minutes, like 2 minutes, not really fraction of minutes, but 2 minutes and a little more than that, a little more than 2 minutes, it can switch completely from a road driving car to a plane flying in the air with a short airstrip. So Hyundai has also said that by 2030 flying cars will become a reality. So now this is not like a concept, it's a concept, yes, but not something which is like बैक टू द फ्यूचर काइंड ऑफ सिचुएशन कि चलो सपना देखते हैं और भूल जाते हैं उसको. सो लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग R&D एंड टेस्टिंग दिस. जापान हैज़ टेस्टेड, स्लोवाकिया हैज़ टेस्टेड, Hyundai in Korea is already testing. So yes, some parts of the world this will naturally become a reality. पहले इंडिया में दिस व्हेन इट कम्स टू इंडिया द थॉट इज़ कि यार पहले सड़क पे गाड़ी चलाने को जगह मिले फिर हम उड़ने की बात करेंगे. इंडिया इज़ ऑलरेडी सच कंजेस्टेड एयर स्पेस एंड flying in India is still a restricted activity. Not everyone can just go up in the air and start flying because of security concerns and so many other concerns and massive air congestion over cities like Delhi, Mumbai. So all that needs to be taken care of. But हाँ, अगर कोई छोटी city में somebody has a car and can hop from one city to another in quick succession, avoiding roads and all, then a great option and should be evaluated for India as well. Fingers crossed. वेट एंड वॉच. एंड मोर न्यूज़ फ्रॉम द ऑटो इंडस्ट्री. इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम श्योर आपने एड्स में देखा होगा. Škoda हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू SUV इन इंडिया कॉल्ड द कुशैक. काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा था, तो आप में से जो भी ऑटोमोबाइल्स को फॉलो करते हो, ऑटोमोबाइल की न्यूज़ आपको सबको पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है. सो इट इज़ द न्यू, यू कैन कॉल इट अ SUV, though these are not real SUVs, they are more crossover vehicles. But Škoda Kushaq has been launched. I'm not going into the pricing, that's not important from an entrance standpoint. वो खाली heading news article के heading में था, so headline में, so I kept it. Important things. So one important thing is please do watch my video on automobiles. Like I always keep reminding you कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा नहीं देखना, पर कौन सा देखना है इस टॉपिक से रिलेटेड इन डिटेल. So do watch my video on the major automobile companies in the world. There I have covered everything about the Volkswagen Group and how Škoda is part of the Volkswagen Group. And also important to know is Volkswagen is a German company. Škoda is a company from Czech Republic, right? It's not a German company. It's a company from Czech Republic, which is owned by Volkswagen, which is a German company. And they created something called the MQB A0 IN platform, which is specifically, IN means, IN is for India. So MQB A1 is what is used in Europe. And MQB A0 is a lower cost platform. उसमें भी उसे इंडियनाइज किया गया है. सो MQB A0 IN is the platform on which all the new Škoda cars made in India, being manufactured in India would be, and also for Volkswagen. So all the new cars that they launch, not their flagship Octavia, which is still which is an European import, hence very expensive, still at 27 to 30 odd lakhs. But the platform and the Czech connection is what I really wanted to share with you. And the name of the product की एग्जाम में आ गया कि कोशैक किसका प्रोडक्ट है, Volkswagen का है, Škoda का है, Hyundai का है. So you should know कि किसका प्रोडक्ट है वो. And one more or related news from the auto sector again is while Škoda launched Kushaq, Hyundai launched Alcazar. कुछ नहीं है, खिंची हुई क्रेटा है. You would be seeing it in the photograph itself that I have put on the screen. It is an elongated long wheelbase Creta. Will have the ability to seat 7 people. और एक्चुअली मेरी सोसाइटी में एक नीचे आके खड़ी भी हो गई. मतलब आई वंडर कि लॉन्च हुए उसको 2 दिन भी नहीं होंगे, इट वॉज ऑलरेडी पार्कड डाउन स्टेयर्स in one of the parking slots in the society. So yeah, I think Indians are crazy about cars and बस आने का इंतज़ार होता है. आया नहीं कि जस्ट जाके डिलीवरी के लिए तैयार एकदम पहले से ही पैसे दे के आ जाते हैं कि जैसी ही पहली गाड़ी आए मेरे पास आनी चाहिए. But yep, so 2 vehicles, 2 launches in India, Kushaq which is a Škoda product, and Alcazar which is a Hyundai product. Cool.
And with that, I leave you with 4 questions. 2 questions for the third week of June, 2 questions for the fourth week of June. Again, I'm saying sorry for missing out on the video, but here it is. So please do research. अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता तो प्लीज़ रिसर्च करके ही करना, एंड पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट. आई वुड रियली लव टू सी देम, एंड यू ऑलवेज नो दैट आई डू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. बीच में बस नहीं कर पाया था. इफ़ यू गाइज हैड कमेंटेड, सॉरी फॉर दैट, बट आई विल गो थ्रू द कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दोस. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, bye from my side. Please stay safe, prepare well for all the upcoming entrances, and wish you a happy preparation. Bye bye.